अच्छा, दिस इज द इजीएस्ट वे जो वैस्कुलर सप्लाई को मेमोराइज करना है और उससे डायग्नोसिस करने। इंटीरियर सर्कुलेशन है ब्रेन की, एक पोस्टीरियर सर्कुलेशन है। इंटीरियर सर्कुलेशन इज मेड अप ऑफ इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी। इंटीरियर विल सप्लाई लेग, मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई फेस एंड स्पीच। और 90% ऑफ द टाइम स्ट्रोक मिडल सेरिब्रल आर्टरी में होता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा एरिया को सप्लाई कर रही होती है। ये हो गया ऊपर येलो वाला पोर्शन इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो कि सप्लाई कर रहा था लेग को। अगर यहाँ पे ब्लॉकेड होगा या ब्लीडिंग होगी तो आपके लेग वाले सिम्टम्स आएंगे, इट विल स्टॉप मूविंग। उसके बाद मिडल सेरिब्रल एरिया या मिडल सेरिब्रल आर्टरी इतना ज्यादा एरिया को सप्लाई कर रही है और उससे फेस और स्पीच को, क्योंकि इतना ज्यादा एरिया है तो मोस्ट लाइकली चांस है कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी ही ब्लॉक हो रही हो। उसके बाद जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन है वो वर्टिब्रो बेसलर आर्टरी से है। उसके अंदर बेसलर आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी और पीसीए, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो विजन को सप्लाई कर रही है। अगर आई से रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहा, तो वो पीसीए ब्लॉक हुआ है। अब इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। देखो, a 75-year-old man presents with recent onset loss of movement of right arm. The right side of face also droops and there is drooling from the corner of the mouth on the right side. He has difficulty speaking. कौन सी आर्टरी ब्लॉक हुई है इसकी? स्ट्रोक किधर हुआ है? मिडल सेरेब्रल आर्टरी में हुआ है। ठीक है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्ट्रोक क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा एरिया को परफ्यूज कर रही है वो। कॉन्ट्रालेटरल मोटर सेंसरी लॉस होता है। आर्म एंड फेस आर मोर लाइकली टू बी इन्वॉल्व्ड। आगे नेक्स्ट सिनेरियो को पिक करो। A 75-year-old man presents with acute loss of ability to move the right hip and leg. On examination, he has decreased sensation to pinprick and vibration decreased sensation to pinprick and vibration of his right leg. किधर का हुआ है लॉस? कौन सी वेसल का लॉस हुआ है? इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का लॉस हुआ है। ठीक है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ स्ट्रोक है। आगे आ जाओ, ये देखो, a 80-year-old man presents with acute visual loss. He reports difficulty seeing objects on his right side. His wife said he also reports seeing people who are not in the room. On exam, there is no motor or sensory deficit. Visual field show black जो है एरिया शो कर रहा है, no vision. यहाँ पे अब किस चीज का लॉस हुआ है? कौन सी वेसल जो ब्रेन को सप्लाई कर रही है इसको लॉस हुआ है 80-year-old मैन में? शाबाश, पीसीए का लॉस हुआ है। जब विजुअल सिम्टम्स आ रहे हैं तो पीसीए का लॉस होता है। ठीक है, पीसीए का स्टॉक होता है पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं। और कॉन्ट्रालेटरल हेमिनोपिया होता है विल मैक्यूलर स्पेयरिंग। ये देखो यहाँ पे मैक्यूलर स्पेयर कर गया। अच्छा, एक चीज होती है होमोंकुलस। इसमें ये क्या होता है, ये देखो इस तरह से ब्रेन को डिवाइड करके बनाया हुआ है। यहाँ पे बनाया हुआ है लेग, ये हो गया आर्म, फेस, ये टीथ, ये सब। ये टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि मोटर और सेंसरी सप्लाई कैसे हो रही है। देखो, ऊपर से सप्लाई हो रही है, यहाँ पे जहाँ से ब्रेन डिवाइड होता है, ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होगी जहाँ पे, सॉरी, देखो फेस और हैंड की जो सप्लाई जा रही है वो मिडल सेरेब्रल आर्टरी से जा रही है। ठीक हो गया। जो लेग की सप्लाई जा रही है वो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से जा रही है, ये ऊपर। विजुअल सिम्टम्स जो पीछे आ रहे हैं वो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के आ रहे हैं। इसी एरिया पे वो ड्राइंग करके दे देते हैं जिन जिन एरिया के ब्लड सप्लाई कट होगी तो वहां पे लॉसेस होंगे। अब पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी पे आईज ड्रॉ कर देते हैं, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी पे लेग ड्रॉ कर देते हैं, और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की परफ्यूजन पे आर्म और फेस ड्रॉ कर देते हैं।
अच्छा, अब जो सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट्स होते हैं और डिजीजेस होती हैं, स्ट्रोक होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक इस्कीमिया हो गया जहाँ पे ब्लॉक हो गए, ब्लड पास ही नहीं कर रहा। दूसरा हेमरेजिक हो गए कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। आगे इस्कीमिया की दो टाइप्स हैं। फोकल है कि सिर्फ एक एरिया को बंद होगी, जिस एरिया को बंद होगी उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। ग्लोबल है कि लो परफ्यूजन थी, पूरे ब्रेन की परफ्यूजन कम हो गई। इसमें अगर स्वेयर हो, ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब होल ब्रेन इज इन्वॉल्व। अगर ये स्वेयर हो तो बंदे की स्टेट वेजिटेटिव हो जाती है, बस वो जिंदा रहेगा, सांस चल रही होगी, लेकिन वो वेजिटेबल है, वो मूव नहीं कर सकता। अब टाइप ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक डिपेंड करेगा कहाँ पे ब्लीड हुआ है आपका। कुड बी एपिड्यूरल, कुड बी सबएक्नोइड स्पेस, सबड्यूरल और इंट्रासेरेब्रल, इनको करते हैं अभी। अब मेनिंजीज है, पहले ऊपर आपका पड़ा होता है स्कल, फिर इसको एक ही, ये देखो, ये स्कल पड़ा हुआ है और उसके बाद तीन जो है ना मेनिंजीज आ जाती हैं, ड्यूरा, रेकनॉइड, पाया, और उसके बाद ब्रेन है। इज दिस क्लियर कि ऐसे है ये एनाटमी? पहले स्कल बोन, थ्री मेनिंजीज और इसके बाद ब्रेन। और मेनिंजीज का ऑर्डर है, सबसे ऊपर ड्यूरा है, फिर रेकनॉइड है, फिर पाया मैटर है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर कि ये तीन मेनिंजीज हैं, इनमें कहीं भी ब्लीड आ सकता है। अच्छा, अब एपीड्यूरल का मतलब है, एपीड्यूरल को एक्स्ट्रा ड्यूरल भी कहते हैं। ड्यूरा के ऊपर ब्लीड है, ड्यूरा के ऊपर ब्लीड है तो यहाँ पे ब्लीड है। अब यहाँ पे ब्लीड कैसे हुआ? एक स्पेस है टीरियन, ठीक है। टीरियन जो होता है बहुत सॉफ्ट सी जगह होती है, इस पे फोर बोन्स ज्वाइन कर रही होती हैं, सिफिनॉइड, टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल। तो ये वीकेस्ट पॉइंट ऑफ स्कल होता है और यहाँ से मिडल मेनिंजियल आर्टरी रन कर रही होती है। ट्रॉमा हुआ गन शॉट से या चोट लगी तो ये फौरन से ब्लीड कर जाता है, और एक्स्ट्रा ड्यूरल और एपीड्यूरल हीमाटोमा कॉज करता है। हेड ट्रॉमा से एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हो जाती है बिटवीन स्कल एंड ड्यूरा मैटर। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि ये नीचे की तरफ स्ट्रेच करता है, ठीक है। ड्यूरा जो होता है इलास्टिक होते हैं और ये इस तरह से स्ट्रेच करता है, ये नीचे आ जाएगा, स्ट्रेच करेगा। तो इस कंप्रेस करते हैं तो इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है ड्यू टू स्ट्रेच और प्रेशर सिम्टम्स आते हैं, लेकिन बाद में बंदा ठीक हो जाता है। ल्यूसिड इंटरवल होते हैं, ल्यूसिड इंटरवल में आवर्स टू मिनट्स के बाद बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है, और उसके बाद फिर उसका स्ट्रोक के फर्स्ट सिम्टम्स आते हैं। ठीक हो गया। लेंस शेप्ड बाई कन्वेक्स है ये क्यों इस तरह से बन रहा है, नीचे की तरफ हैंग डाउन कर रहा है, क्योंकि वो ड्यूरा से नीचे हैंग डाउन कर रहा है। तो ये हो गया, इसको ऐसे एपीड्यूरल से याद रखना। एपी मींस पाए, पाए मीन लेमन शेप जब होगा। कन्वेक्स शेप मिडल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होगी और ल्यूसिड इंटरवल होगा। जब वो प्रेस करेगा सिम्टम्स आएंगे, लेकिन उसके बाद वो कॉन्शियस रिगेन कर लेगा, और उसके बाद फिर वो दोबारा जिधर वो प्रेस हुआ होगा उस एरिया के सिम्टम्स आने लग जाएंगे। लूसिड इंटरवल थोड़ी देर के लिए होश में आएगा, ठीक हो जाएगा। अब ट्रीटमेंट इसकी क्या करनी होती है? हमने न्यूरो सर्जरी वालों से कहना होता है कि इसको इवैक्यूएट करें। इवैक्यूएट करेंगे, यहाँ से ब्लड सारा निकाल लेंगे वो होल करके, और बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। अगर वो नहीं रिजॉल्व होता तो हर्निएट कर जाएंगे, और स्ट्रेच में हर्निएट कर जाएंगे, या ब्लीडिंग हो जाएगी, अंदर की तरफ ब्लीडिंग चले जाएगी, तो फिर डेथ हो जाएगी। दूसरा हो गया सब ड्यूरल हेमाटोमा, वो ड्यूरा और रेकनॉइड मेम्ब्रेन्स के बीच में, यहाँ पे ब्लीड है, ड्यूरा रेकनॉइड के बीच में ब्लीड है। ये एडल्टी में, अल्कोहलिक्स में, इसमें ऑल्टर स्टेटस हो जाएगा, द पर्सन विल बी अनकॉन्शियस, और कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्रेसिस होगा। इसमें इस तरह से आएगा, डिफ्यूज होगा, क्योंकि दो मेनिंजीज के बीच में है, तो वो लंबा ट्रेवल करेगा ब्लड, जैसे इधर कर रहा है, इतना ज्यादा। कॉन्केव शेप का हेमरेज नजर आएगा हमें, ब्रिजिंग वेन्स के रप्चर होने की वजह से। इसमें भी न्यूरोसर्जिकल इवैक्यूएशन अगर सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, लेकिन सब ड्यूरल हेमाटोमा खुद भी रिग्रेस कर सकता है।
इतना एक्यूट स्टेट में नहीं है वो। अब देखो एपिड्यूरल जो है बिटवीन बोन एंड ड्यूरा, तो ये देखो ऑलमोस्ट कन्वेक्स शेप, लेमन शेप बना हुआ है, और सब ड्यूरल जो है बिटवीन टू मेनिंजीज है। ये वाला कौन सा हेमरेज है? अभी सीटी ब्रेन पे कौन सा हेमरेज है, एपिड्यूरल और सब ड्यूरल? कैसे पता चला ये एपिड्यूरल है? ये सब ड्यूरल नहीं, ये एपिड्यूरल है। ये लेंस शेप्ड है, देखो नीचे की तरफ गया हुआ है। अगर सब ड्यूरल होता तो वो लंबा होता है, ये देखो कॉनकेव होता है, क्रीसेंट शेप्ड होता है। अच्छा, अब वो बात थी कि हाइपरडेंस क्या होता है। हमने सीटी कराना होता है ब्रेन का विदाउट कंट्रास्ट, कंट्रास्ट नहीं यूज करना होता। अच्छा, जो हाइपरडेंस एरिया एक्यूट हेमरेज होगा वो हाइपरडेंस होगा, वाइट वाइट नजर आएगा, और फिर 7 डेज बाद वो आइसोडेंस हो जाएगा, ब्रेन की डेंसिटी के नॉर्मल हो जाएगा। फिर आफ्टर 1 to 4 डेज के बाद, 1 to 4 वीक्स के बाद हाइपोडेंस हो जाएगा। एक्यूट हेमरेजेस जो हैं वो हाइपरडेंस वाइट नजर आते हैं और बाद में वो डार्क हो जाते हैं, वो क्योंकि वो ब्रेन डेथ शो कर रहे होते हैं। ठीक है, एपिड्यूरल हेमाटोमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुड बी इन यंग चिल्ड्रन, ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉल्स की वजह से हो सकता है, ड्यू टू टेयरिंग ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। पहले क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, उसके बाद लूसिड एंडेवर होती है, बंदा उठ के बैठ जाता है, उसके बाद लेटर ऑन डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाती है। पहले की लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है क्योंकि यहाँ पे वो प्रेस करता है एरिया को, प्रेस हो गया उसको, तो उसको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये प्रेशर कर रहा है, अगर आप थोड़ा सा, वो ठीक होने लग जाता है, ब्रिजिंग, थोड़ी देर के लिए बंदा ठीक होता है और उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म उसका डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाती है। Epidural is due to rupture of middle meningeal artery secondary to skull fracture involving pterion, जो thinnest area of the lateral skull है। Might present with transient loss of consciousness, recovery हो जाती है lucid interval, लेकिन बाद में rapidly deteriorate कर जाता है जब hematoma expand करता है, अगर आप उसको emergency में evacuate नहीं करवाओगे न्यूरोसर्जरी से burr और करिनियोटोमी करके। सबड्यूरल में क्या होता है, रप्चर ऑफ ब्रिजिंग होती है। कौन सी दो मेनिंजेस के बीच में सबड्यूरल हेमाटोमा होता है? सबड्यूरल हेमाटोमा कौन सी दो के बीच में होता है? यस, डी और ए के बीच में होता है, और वो लंबा सारा होता है। हाइपरडेंस एरिया नजर आएगा। हाइपरडेंस एरिया का क्या मतलब होता है कि ब्लीड हो रही है। ट्रोमेटिक हाई एनर्जी इन्फेक्ट भी हो सकता है, लेकिन क्रॉनिक भी हो सकता है, सेरिब्रल एट्रोफी की वजह से, अल्कोहलिज्म की वजह से। क्रीसेंट शेप नजर आएगा। उसके बाद आ जाता है सब रेकनॉइड हैमरेज। इसमें ब्लीडिंग होगी, हाइपरटेंस एरिया नजर आएगा सीटी में, बट इट विल बी ड्यू टू रप्चर ऑफ एनोरिज्म्स। एनोरिज्म्स क्या होती हैं? एबनॉर्मल डायलेटेड वेन्स होती हैं। ठीक है, ये रप्चर हो जाती हैं, और फिर उसके बाद हेडेक होता है, उसको कहते हैं वर्स्ट हेडेक ऑफ। हाइपरडेंस का मतलब होता है डार्कर एरिया, हाइपरडेंस का मतलब होता है, हाइपर का मतलब होता है वाइट, वाइट एरिया जो आपको नजर आता है सीटी में, हाइपर का मतलब होता है डार्क। वाइट शोज ब्लीडिंग, डार्क शोज इस्चीमिया। डार्क आपको 4 वीक्स बाद नजर आएगा, वाइट नजर आ रहा है तो एक्यूट हेमरेज हो रहा है। अच्छा, सब एक्नोइड हेमरेजेस में वेसल्स जो है आपकी, जो ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं, वो डायलेट हो जाती है ड्यू टू कोई सिस्टेमिक डिजीज चल रही है। अब नॉर्मल डायलिटेशन है, उनकी वेसल वॉल्स जो है वीक है, वो रप्चर हो जाएंगी, उसकी वजह से सब एक्नोइड स्पेस में ब्लीड होगी, और बंदा कहेगा वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ। पहले तो वो कहेगा सिर्फ हेडेक हो रहा है, एक्यूट हेडेक स्टार्ट होगा, बाद में वो डिटोरिएट कर जाएगा, एएलओसी हो जाएगा। अब इसमें वैसोस्पैज्म कैन अकर ड्यू टू ब्लड ब्रेकडाउन, उसको रोकने के लिए हमने क्या करने होते हैं, निमोडिपिन देनी होती है।
दूसरा ये ब्लीड कर रहा है तो ये क्या सब एरेक्नोइड स्पेस में वहां पे सीएसएफ फ्लूइड जो फ्लो कर रहा होता है, तो फिर ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलस पिंक हो जाता है, ब्रेन का साइज इंक्रीज हो जाता है जब सीएसएफ वहां पे ऑब्स्ट्रक्ट होता है। अच्छा, दोबारा से रिवाइज करो। स्कल है, ड्यूरा है, DAB। अब सब एक्नोइड स्पेस क्या होती है? एक्नोइड मेम्ब्रेन और पायामेटर के बीच में ये सब एक्नोइड स्पेस है। यहाँ पे हेमरेज हो रहा है, ये देखो, ये एबनॉर्मल एनोरिज्म फॉर्म हुआ है। एनोरिज्म क्या होता है? एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द वेसल वॉल। ठीक है, सेक्युलर एनोरिज्म होते हैं, फ्यूजिफॉर्म एनोरिज्म होते हैं। जो ब्रेन में होते हैं वो बेरी एनोरिज्म होते हैं, और वो किस सिस्टेमिक डिजीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं? निमेटोपीन का मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मुझे ये बताओ किसके साथ ये एसोसिएट होते हैं बेरी एनोरिज्म्स? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सेक्युलर एनोरिज्म बेरी एनोरिज्म होते हैं और ये ब्रेन में होते हैं। अच्छा, जो 85% ऑफ द एनोरिज्म होते हैं सबएक्नोइड, वो सेक्युलर और बेरी एनोरिज्म की वजह से होते हैं, और वो रीजन ऑफ सर्कल ऑफ विलिस पे होते हैं। सर्कल ऑफ विलिस ये है जो ब्लड सप्लाई हो रही है ब्रेन की, उसके ब्रांच पॉइंट्स पे हो रहे होते हैं। 30% जो हो रहे होते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में। ठीक है, 25% पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में, और 20% मिडल सेरेब्रल आर्टरी में। ये देखो, ये डायलेटेशंस दिखाई हुई है, और ये देखने में ये ऐसा लगता है, ब्लीड, सब रेक्नोइड ब्लीड, सर्कल ऑफ विलिस में हो रहा होता है ये। अब इसके रिस्क फैक्टर्स थे कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव की हिस्ट्री हो, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज वाले हो, कंजेनिटल कनेक्टिव टिश्यू डिजीज हो, जैसे किसी ने अभी बताया मार्फन डिजीज, विच इज द राइट आंसर। एलहर डॉनलो सिंड्रोम में हो सकता है ये इसके रिस्क फैक्टर है। या तो आपकी हिस्ट्री हो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स की, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स चल रहे हो, उनमें ये होगा। क्लिनिकल फीचर्स आएंगे कि एकदम से सडन स्वेयर हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, विच कैन लास्ट फॉर आवर्स और इन इवन डेज। एक और हेडेक था जो कि उसमें भी था वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, ये भी वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ था, लेकिन उसको हम इससे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? पहले मुझे उस हेडेक का नाम बताओ। क्लस्टर हेडेक था जिसकी मेल प्रीडोमिनेंस थी। नहीं, वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ क्लस्टर हेडेक होता है, और वो आवर्स और इवन डेज लास्ट नहीं करता था। और इसमें क्या होता है, साथ ही वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड है, ब्लड प्रेशर रेज होगा, नेक स्टिफनेस और पेन स्टार्ट हो जाएगी। नेक स्टिफनेस और पेन क्या होते हैं? साइंस ऑफ मेनिंजिज्म। अगर साइंस ऑफ मेनिंजिज्म मिलते हैं तो आपको सीएसएफ एग्जामिनेशन करना पड़ता है वाया लंबर पंचर। तो इसमें क्लस्टर हेडेक और मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, साथ में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी होगा। Often the patient is in distress, irritable, photophobia, neck stiffness, photophobia क्योंकि meninges irritate हो रही है। ब्लीड किन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में हो रहा है? अरेक्नोइड और पायामेटर्स के बीच में। तो वहां पे ब्लीड हुआ हुआ है तो वो इरिटेट हो रही है, दैट्स व्हाई देयर इज फोटोफोबिया। नेक स्टिफनेस, फोकल साइंस सच एज हेमिप्रेसिस एफेजिया may be present। साथ में थर्ड नर्व पाल्सी भी होगी क्योंकि लोकल प्रेशर जाएगा फ्रॉम एनोरिज्म ऑफ द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। यहाँ पे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का चांस था 25% ऑफ द चांस उसका रप्चर होता है, तो उसे प्रेशर जाएगा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में, तो आई के सिम्टम्स भी आएंगे। थर्ड क्रेनियल ऑफ पाल्सी के, थर्ड क्रेनियल ऑफ पाल्सी के क्या सिम्टम्स होते हैं? आई होती है डाउनवर्ड आउटवर्ड, डाउन आ गई और इस तरफ को आ गई। ठीक है, लिवेटर पल्पेब्रोरिस भी एलिवेट नहीं कर सकता, और प्यूपल क्या होगा? डायलेटेड होगा, आई डाउन आउट, प्यूपल डायलेटेड, ऑटोसिस। अब इसमें इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराएंगे हम?
इमरजेंसी में एक पेशेंट आता है आप लोगों के पास. आई माइट हैव अ सिनेरियो फॉर दिस. ये देखो, a 52-year-old woman is at her job in office when she develops a sudden onset of severe headache, stiffness, photophobia, loss of consciousness. She awakens within an hour that she arrived in hospital. She is noted to have severe headache, nuchal rigidity, photophobia, fever. सबसे पहले सीटी ब्रेन करा लेंगे. उसके बाद क्या कराएं? एमआरआई 2-3 दिन बाद कराते हैं हम. शाबाश, बेसलाइन करा लो. बेसलाइन में क्या देखना है? बेसलाइन में एक तो पीटी, एपीटीटी देखना है, आईएनआर, हाइपोग्लाइसीमिया देखना है. लंबर पंचर कितनी देर बाद कराएंगे हम? लंबर पंचर कराएंगे हम ऑलमोस्ट 12 आवर्स गुजरने के बाद. पेशेंट को स्टेबलाइज करो पहले. लेकिन लंबर पंचर इज अ मस्ट. जहां भी साइन ऑफ मेनिंजिज्म आएंगे, लंबर पंचर इज अ मस्ट. तो हम गोल्ड स्टैंडर्ड जो है ना, इसका नॉन कंट्रास्ट हेड सीटी है. नॉन कंट्रास्ट क्यों? क्योंकि हमने देखना है हाइपर डेंस है, हाइपोडेंस है. हाइपर डेंस का मतलब क्या हो गया? एक्यूट ब्लीड हो रही है. ठीक हो गया. उसके बाद लंबर पंचर कराएंगे, बट दैट इज डन ऑलमोस्ट 12 आवर्स. एमआरआई भी कराएंगे, वो आफ्टर कराएंगे. सेरेब्रल एंजियोग्राफी करवाएंगे देखने के लिए कि कौन सी वेसल रप्चर हुई है, कहाँ है वो, और किसका चांस है रप्चर होने का. तो ये हमारा है. इमरजेंसी में जैसे ही पेशेंट आएगा, इसी प्रोटोकॉल को आपने फॉलो करना है कि पहले सबसे पहले इमरजेंसी सीटी कराया, वहां पे सब एक्नॉइड हेमरेज आ गया तो आपने फॉरेन न्यूरोसर्जन को कॉल भेजनी है, साथ में रिसेसिटेट करना है पेशेंट को, आईवी लाइन स्टैब्लिश करके उसका बीपी डाउन करवाना है, मैनिटोर लगाना है. कंट्रास्ट आप कंट्रास्ट सीटी आप तब कराते हो, उसमें आईवी देते हो कंट्रास्ट, और उसमें आपकी रीनल पैरामीटर्स ठीक होने चाहिए. ठीक है. लेकिन जो अगर आप कंट्रास्ट दे दोगे तो आपको उसको इस्कीमिया नजर नहीं आएगा, इसलिए हमने नॉन कंट्रास्ट में देखना है. और निमिडोपिन देनी है 60 mg. आगे आ जाओ. अगर इमरजेंसी सीटी पे नेगेटिव आता है, जो 10% ऑफ द चांस हो सकता है कि नेगेटिव आए, तो आपको 12 आवर बाद क्या करानी है? सीएसएफ एग्जामिनेशन करानी है. उसमें क्या आएगा? जेंथोक्रोमिया. जेंथोक्रोमिया क्या होता है? किस कलर का सीएसएफ आता है उसमें, और कितने सेल्स आते हैं? जेंथोक्रोमिया में येलो कलर का आता है. नॉर्मली सीएसएफ का कलर क्या होता है? ये देखो, ये जेंथोक्रोमिया है. नॉर्मली सीएसएफ का कलर होता है क्लियर. और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन होंगे, ब्लोरोबिन बनेगा, ब्लोरोबिन की वजह से येलो स्टेन जा रही है. अगर दोनों चीजें सीटी नेगेटिव, सीएसएफ नेगेटिव आफ्टर 12 आवर्स आते हैं, तो इसका मतलब है सब एक्नॉइड हैमरेज नहीं हुआ था. यू मेड अ रॉन्ग डायग्नोसिस. इट मस्ट हैव बीन समथिंग एल्स. अच्छा, अब हो गया. हमने देना है निमिडोपिन. बुक में लिखा हुआ है 60 mg आईवी देते हैं फॉर 5 to 14 days. जो हम प्रिपरेशन देखते हैं हॉस्पिटल्स में, उसमें ये आईवी डोज में आती ही नहीं है. तो हम इसको पता है कैसे देते हैं? हम इसको एनजी के जरिए, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए या ओरली देते हैं 60 mg को. ठीक है. ये डोजेस इस तरह से लिखनी है क्योंकि जो बुक में लिखी हुई आईवी हमारे पास नहीं आती ये प्रिपरेशन निमिडोपिन की. इसको हमने 60 mg ओरली देना है. ओरली पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो एस्पिरेट करके लंग्स में जा सकते हैं, तो हम एनजी डाल देते हैं. एनजी के जरिए करते हैं, उसको डिजोल्व करा के पानी में फिर डालते हैं. Every 4 hours starting within 4 days of hemorrhage and then for 21 days. एक तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट हो गया. अब बताती एक्सप्लेन करती हूँ निमेटोपीन का क्या प्रिंसिपल है. ये क्या करते हैं? इनएक्टिवेट कर देते हैं कैल्शियम चैनल्स को. तो उससे क्या होगा? स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन होगी, सब्सिक्वेंट वेसो कॉन्स्ट्रक्शन होगी. ब्लीड कर रहा है ना, तो वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा दो ताकि ब्लीड ना हो. ठीक है. प्रिवेंट करेगा कैल्शियम डिपेंडेंट स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन. तो सब्सिक्वेंट वेसो कॉन्स्ट्रक्शन करानी है हमने. उसके बाद दूसरे जो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस हैं, हमारे पास हम उसके अंदर कॉइल डाल दें. ठीक है. एंडोवास्कुलर ब्रेन एनेरिज्म में कॉइलिंग कर लें, या हम क्लिपिंग कर दें. जो ये एनेरिज्म बना हुआ, ये रप्चर होकर ब्लीड करता है ना, तो यहाँ पे इसको क्लिप लगा दो.
an aneurysm is really a balloon on a blood vessel, and as it balloons out, it becomes ये देखो, thinner ये and एनेरिज्म thinner. बना हुआ है, ये When रप्चर the करके inside सबएक्नोइड pressure in the ब्लीड balloon कराएगा, तो उसको exceeds क्लिप its कर दें. ability to contain the blood, it will burst and the aneurysm will bleed. सिंपली इसको The क्लिप कर whole दें ताकि ये point ब्लीड ही of ना करे. clipping is to prevent further hemorrhages. दूसरा हमारे पास चॉइस है कि इनके अंदर कॉइल डाल दें. Endovascular coiling, or endovascular embolization, is a minimally invasive technique performed to treat brain aneurysms. The goal of the treatment is to block blood flow into the aneurysm and therefore reduce the risk of aneurysm rupturing. In this अब अगर सबएक्नोइड ब्लीड हो जाता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलिस. ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलिस क्यों होता है? क्यों? क्योंकि सबएक्नोइड में ब्लीड हो गया, वहां पे ब्लॉकेज हो गई ब्लीडिंग की वजह से. तो ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफलिस, डिलेड सेरेब्रल इस्कीमिया. क्या होगा? ब्लॉकेड होगा बट इट विल बी डिलेड, क्योंकि पहले ब्लीड होती है फिर थ्रोम्बस बनता है. तो डिलेड जो होगा किसी उस जगह को जहाँ पे ब्लीड हो जाएगी, उसके सिम्टम्स आएंगे बट लेटर ऑन. उसके बाद हाइपोनेट्रीमिया होगा ड्यू टू SIADH, और सीजर्स होंगे. सीजर्स क्यों हो रहे हैं? किसी भी जगह पे जब आप CVA कराते हो, CVA वाज अ कॉज ऑफ सीजर्स. उस जगह की सप्लाई बंद कर दोगे, सीजर्स होना शुरू हो जाएंगे. और हाइड्रोसेफलिस क्या कर रहे हैं? ब्लड सेल क्लॉग अप कर रहे हैं, एरेकनॉइड ग्रेनुलेशन जहाँ से CSF ड्रेन होता है, तो इसलिए हाइड्रोसेफलिस हो रहा है. अच्छा, Mr. X is a known case of valvular heart disease, is taking oral anticoagulant for past 3 months. He fell from motorcycle 2 days ago with an injury to the right eye and transient loss of consciousness. Transient loss of consciousness. He developed gradual loss of consciousness since last night. पहले वो गिरता है, ठीक हो जाता है, और फिर gradual loss of consciousness हो जाता है. On examination, he has a deeply hemorrhage and dilated pupil of the right eye. He has generalized hypotonia with the extensor plantar reflex on the left side. What is your diagnosis? Okay, this is hemorrhagic stroke है, but कौन सा वाला है ये? 3 टाइप के हमने किए हैं. एक्स्ट्राड्यूरल, सबड्यूरल. किधर हुआ है ब्लीड? Yes, it is due to extradural है ये. extradural हेमाटोमा है. लिखना है मोस्ट लाइकली मिडल सेरेब्रल आर्टरी, उसकी सेरेब्रल आर्टरी गलत कह रहे हो, मिडल मेनिंजियल आर्टरी. मिडल मेनिंजियल आर्टरी उसकी हुई है, मोटर बाइक से गिरा है, ट्रॉमा की हिस्ट्री है, फिर उसके बाद ल्यूसिड इंटरवल है. एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा, मिडल मेनिंजियल आर्टरी. एक्स्ट्राड्यूरल कैसे पता चला? मोटर बाइक से गिरा है, ट्रॉमा की हिस्ट्री है. जब गिरते हो उसी साइड पे गिरा है वो, और इसके बाद मिडल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर हो जाती है, उसकी वजह से ब्लीड हो जाता है. ये तो सबने आइडेंटिफाई कर लिया कि हैमरेज हुआ है यहाँ पे. मोटर बाइक से वो गिर गया है, ट्रॉमा की हिस्ट्री है, उसके बाद ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है. ये एक्स्ट्राड्यूरल और एपिड्यूरल हेमाटोमा है. इंट्राड्यूरल में कोई फॉल की हिस्ट्री नहीं होगी. इंट्राड्यूरल ऐसे नहीं प्रेजेंट करेगा. इंट्राड्यूरल में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है ग्रेजुअली. अभी स्ट्रोक के बाकी करते हैं, उसमें देखना कि किस तरह से वो प्रेजेंट करेंगे. ये तो ऑल ऑफ अ सडन इसको हुआ है, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ है, ठीक हो जाता है, और फिर दोबारा से ग्रेजुअल लॉस स्टार्ट हो जाता है. 4 रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे? अच्छा, सीटी ब्रेन लिखना है, उसमें क्या चीज नजर आएगी ये भी लिखना है. कॉन्वेक्स शेप्ड जो होगा,
हैमरेज नजर आएगा। उसके बाद एमआरआई ब्रेन करवाना है, इको और ईसीजी करानी है क्योंकि इस बंदे में ब्लीडिंग का रिस्क ज्यादा है, ओरल एंटीकोगुलेंट्स ले रहा है, वल्वुलर हार्ट डिजीज है, तो इसमें इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी कराएंगे, साथ में इसकी बेसलाइन कराएंगे। बेसलाइन में पीटी, एपीटीटी, आईएनआर देखना है जरूर। कोई मुझे बता सकते हैं मैं बार बार क्यों कह रही हूँ पीटी, एपीटीटी, आईएनआर देखना है? हाँ, एंटीकोगुलेंट्स देनी पड़ेंगी लेटर ऑन हमें। आउटलाइन द मैनेजमेंट, यस द पर्सन कैन ब्लीड टू डेथ। नंबर पंचर तब करना होता है जब आप सस्पेक्ट करते हो साइन ऑफ मेनिंजिज्म। देयर आर नो साइन ऑफ मेनिंजिज्म, सो आई डोंट थिंक सो नंबर पंचर लिखना है इसमें। आउटलाइन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में आपने वाइटल मॉनिटरिंग करनी है और प्रेशर डिक्रीज करने के लिए आईवी मैनिटोल देना है। साथ में न्यूरोसर्जरी वालों को कॉल करके कहना है कि इट्स एन इमरजेंसी, ठीक है, इट्स एन इमरजेंसी एंड डू बर होल क्रेनियोटमी, उसको निकालें जो क्लॉट हुआ है, जो ब्लीडिंग हुई है सारी उसको निकाल दें। आगे जो ब्लॉक थे इस्कीमिया में, फोकल था और ग्लोबल था, ठीक है। अब जो ग्लोबल है उसकी कॉजेस क्या हो सकती हैं कि पूरे ब्रेन में ही लो परफ्यूजन है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये एक्यूट डिक्रीज इन ब्लड फ्लो है, कार्डियोजेनिक शॉक आ गया, एनीमिया है, क्रॉनिक हाइपोक्सिया, रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया है, इंसुलिन नोमा है, इंसुलिन ज्यादा और ये हाइपोग्लाइसीमिया होता है, उससे लो परफ्यूजन हो जाती है। अगर माइल्ड होता है तो ट्रांजिएंट सी कंफ्यूजन होती है और रिकवरी इजी होती है। अगर स्वेयर होती है तो निक्रोसिस हो जाता है और वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है। जो मॉडरेट होता है उसमें जिस एरिया पे जो उसको फीड कर रहा होता है एंटीरियर या मिडल सेरेब्रल का, उस एरिया को डैमेज होता है, ठीक है। उसके बाद है फोकल। फोकल में दो है, एक है टीआईए, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, वो लेस देन 24 आवर्स है, पर्सन विल रिकवर, उसको लॉस ऑफ, वो कहेंगे फॉलिज का अटैक होता है, ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, वो 24 आवर्स पर ठीक हो जाता है। क्योंकि अगर इस्कीमिया हुआ है थ्रोम्बस की वजह से तो डिसलॉज होगा तो दोबारा से ब्लड सप्लाई चली जाएगी उसको। लेकिन अगर वो ग्रेटर देन 24 आवर्स परसिस्ट करते हैं तो हम उसको तब कहते हैं इस्कीमिक अटैक। ये दो बातें हैं इसकी। अब इसके थे रिस्क फैक्टर्स। स्ट्रोक की डेफिनेशन, डिस्ट्रप्शन ऑफ सेरेब्रल ब्लड फ्लो लीड्स टू डेथ ऑफ ब्रेन सेल रिजल्टिंग इन acute onset of focal neurological deficit can be ischemic, जो कि 80% ऑफ टाइम है, और hemorrhagic 20% ऑफ द टाइम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो ट्रॉमा वगैरह की वजह से हो रहे हैं, या फिर रेयर डिजीज की वजह से, पोलीसिस्टिक किडनी डिजीज विच इज रेयर, जिसके सबएक्नोइड हैमरेज हो रहा था, ट्रॉमा की वजह से हमारा एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा हो रहा था, ये सारी रेयर कॉजेज है। लेकिन इस्कीमिया जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस है, ब्लड की लो परफ्यूजन, एनीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक, सो इस्कीमिक strokes are more common. What are focal neurological deficits? Neurological focal neurological deficit होते हैं जब बंदा is unable to speak, decreased sensation, loss of balance, mental function problems such as memory loss or vision changes. All of these happen after stroke. All of those or some of those, इसमें acute onset of focal neurological deficit होता है. Suppose ये देखो, a 56-year-old woman is brought to emergency department by her daughter complaining of sudden onset of right upper extremity weakness that began when she was watching TV earlier this morning. The daughter became concerned when the mother was unable to speak. In response to the questions, neurological exams showed right upper extremity weakness with protonated defect, right facial nerve palsy. When questioned, the patient seemed to understand what is being said but cannot clearly respond. What do you think is the answer to this?
एक तो इसको स्कीमिक स्ट्रोक है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जो है प्रेजेंट है। अच्छा, इस्कीमिक है कि हेमरेज है, हम इमरजेंसी में सीटी करा के देखेंगे, सीटी ब्रेन करा के देखेंगे। दूसरा, सारी बेसलाइन करानी पड़ेंगी हमें, बेसलाइन के साथ फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल भी करानी पड़ेगी कि एथेरोस्क्लेरोसिस के इसमें कितने चांसेस है, HbA1c करानी पड़ेगी। अब क्या क्या चांसेस होते हैं किसी को स्ट्रोक आना है, हाउ विल वी नो कि किसको स्ट्रोक आना है किसको नहीं आना। एज होगी, जेंडर में मेल प्रिडोमिनेंस होगी, रेस में अफ्रीकन, एशियन, फिर उसके बाद यूरोपियंस, एशियन के मोर चांसेस है। प्रीवियस अगर MI हुआ, स्ट्रोक आया हुआ, कोई पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज चल रही है, हेरिडिटेरी है, सिकल सेल एनीमिया। मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर होते हैं ब्लड प्रेशर, सिगरेट स्मोकिंग, हाइपरलिपिडीमिया, डायबिटीज, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, एस्ट्रोजन कंटेनिंग OCPs। इससे क्या होता है, DVT के चांसेस होते हैं। DVT क्या होता है, एम्बोलिस होता है, वो डिसलॉज हार्ट में भी हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है। तो ये सारे चांसेस को हमने इवेल्युएट करना है कि इसको हो क्यों रहा है। कोई कोagulation डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसकी वजह से हो जाए। रिस्क फैक्टर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है तो हमने रिस्क फैक्टर एनालिसिस करना है, ECG ब्रेन इमेजिंग करनी है फॉरन से, ब्लड टेस्ट भेजने हैं बेसलाइंस के लिए। सी इफ उसमें चेक करना है कि वैस्कुलर लीजन है और स्कीमिक और हेमरेजेस, CT MRI से पता चलेगा। अगर सब एकनॉइड सस्पेक्ट कर रहे हैं हम, तो लंबर पंचर को भी साथ करना पड़ेगा क्योंकि साइन ऑफ मेनिंजिज्म आते हैं। अगर कार्डिक सोर्स कर रहे हो तो इन्वेस्टिगेशन में ECG लिखना है, इकोकार्डियोग्राफी लिखना है और हॉल्टर मॉनिटरिंग करनी है। ये होता है हॉल्टर मॉनिटरिंग, ये होता है पोर्टेबल मॉनिटर अटैच कर देते हैं और इसमें ECG आती रहती है। अंडरलाइंग वैस्कुलर डिजीज है तो ड्यूप्लेक्स अल्ट्रासाउंड करना होता है देखने के लिए कि वेसल्स की पेटेंसी कितनी है। अदर रिस्क फैक्टर में फुल ब्लड काउंट, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड ग्लूकोज, ESR, ये सारी चीजें हमने चेक करनी है। एक्यूट स्ट्रोक में हमने न्यूरो इमेजिंग करानी होती है, CT। अगेन कॉज के साथ इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर कॉज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्बोलिज्म हुआ है, कार्डिक एम्बोलिज्म, तो उसमें इको करानी पड़ेगी, ट्रांस इसोफिजियल एकोकार्डियोग्राफी। अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ तो सीरम लिपिड्स कराने हैं उसके। पहले हमने न्यूरो इमेजिंग करानी है इन्वेस्टिगेशन में, फिर वैस्कुलर इमेजिंग पे आ जाना है। वैस्कुलर इमेजिंग पे अगर एक्स्ट्रा क्रेनियल सोर्स है तो डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड से, और अगर ब्रेन का सोर्स है तो फिर CT एंजियोग्राफी या MRI एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। थर्ड, कार्डिक इन्वेस्टिगेशन करानी होगी क्योंकि 20% ऑफ द इस्केमिक स्ट्रोक एम्बोलिज्म की वजह से आ रहे होते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन की या उसके प्रोस्थेटिक हार्ट डले होते हैं, अदर वाल्वुलर एबनॉर्मेलिटीज होती है, रिसेंट MI हुआ होता है और वो डिसलॉज होकर ब्रेन में चला जाता है। नहीं, हॉल्टर मॉनिटरिंग मैंने नहीं देखी, आई गूगल्ड इट। ठीक है, अब कैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करानी है। जैसे आपके पास ये वाला पेशेंट आया था जिसमें आपने स्ट्रोक आइडेंटिफाई किया, इस्कीमिक नहीं पता क्योंकि आप CT पे देखोगे उसको, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट प्रेजेंट है उसके। तो आपने कैसे करना है, शुरू करना है CT ब्रेन करा लेना है, उसमें देखना है हेमरेजिक स्ट्रोक है कि इस्कीमिक स्ट्रोक है। उसके बाद ब्लड निकाल के ECG भी कर लेनी है उसकी, कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज देखने के लिए कि अगर पुराना MI होगा तो वो भी इसमें नजर आ रहा होगा। उसके बाद बेसलाइंस करा लेनी है सारी की सारी, CBC, LFT, RFT सारी करानी है। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, एथेरोस्क्लेरोसिस देखने के लिए कि इसके चांसेस थे, HbA1c, PT-APTT, INR इज अ मस्ट। न्यूरो इमेजिंग, वैस्कुलर इमेजिंग और कार्डिक इन्वेस्टिगेशन। ये देखो, क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक, उसके बाद न्यूरो इमेजिंग करानी है। न्यूरो इमेजिंग में CT ब्रेन आ जाता है, उसे पता चल जाएगा इस्कीमिक स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक है। ठीक है, हेमरेजिक स्ट्रोक है तो आपने रिवर्स करने कोagulation एबनॉर्मेलिटी की ब्लीड हो क्यों रहा है। अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है तो उसको लाइसिस कराना है, जो थ्रोम्बस बना हुआ है जो वेसल को ऑक्लूड कर रहा है तो उसको ब्रेक डाउन कराना है, उसके लिए इंट्रावेनस थ्रोम्बोलाइसिस कराना है। हम हेमरेजिक स्ट्रोक में अगर थ्रोम्बोलाइसिस कराएं और एस्पिरिन दें तो फिर क्या होगा, अगर किसी को स्ट्रोक के सिम्टम्स हो एंड विदाउट CT हम उसको एस्पिरिन स्टार्ट कर दें, उसको थ्रोम्बोलाइसिस
स्टार्ट कर दें, वो तो ब्लीड टू डेथ कर जाएगा। तो आपने पहले सीटी पे देख लेना है कि हाइपरडेंस है, हाइपोडेंस है, या क्या चीज उस पे है, उसके बाद ये स्टार्ट करना है। उसके बाद है सपोर्टिव केयर। अच्छा, हाउ टू मैनेज अ पेशेंट विद स्ट्रोक, ये ऐसे करना है, आपने उसके देखना है एयरवे पेटेंट है, ब्रीथिंग हो रही है उसकी, रेस्पिरेटरी रेट देखना है, सेचुरेशन 95 से कम नहीं जाना चाहिए। उसकी सेचुरेशन किसी बंदे की स्ट्रोक में क्यों डिक्रीज होगी? स्ट्रोक में इसलिए डिक्रीज होगी, स्ट्रोक में क्यों किसी की सेचुरेशन ड्रॉप होगी? क्योंकि हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है ब्रीथिंग में। यस, अगर उसमें ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट है तो वो ब्रीथ ही नहीं करेगा। तो सेचुरेशन लेस देन 95 है, उसको चेक करते रहना, सर्कुलेशन की आर्टरी पल्सेस, ब्लड प्रेशर, सब कुछ करना है। अगर कोई अबनॉर्मेलिटी आती है, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी डिप्रेस नाउ राइट, तो उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है। हाइड्रेट करने के लिए एनजी डालनी है, क्योंकि बंदा अनकॉन्शियस है, अगर आप कुछ डाल दोगे मुंह में तो एस्पिरेशन नमूनिया उसको स्टार्ट करा दोगे। अच्छा, इनको न्यूट्रिशन कैसे देना होता है? एनजी डाल के, उस वक्त तो हम नहीं देते, लेकिन आफ्टर 48 आवर्स बाद हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, पाउडर्ड मिल्क को हम एनजी के जरिए अंदर डालते हैं। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी है, और उसको फौरन लो नहीं करना है, उससे रिड्यूस हो जाएगी सेरेब्रल प्रेशर, ग्रेजुअली डिक्रीज करना है ब्लड प्रेशर को। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होने देना, और अगर हाइपर में है तो उसको भी इंसुलिन लगा के 200 तक रखना है। उसके बाद फिर कोई इन्फेक्शन है तो वो ट्रीट करनी है, साथ ही आपने फोली डाल देनी है, यूरिनरी रिटेंशन ना हो, कैथेटराइज कर देना है। ये होगी एक्यूट मैनेजमेंट। उसके बाद सपोर्टिव केयर में एक्यूट मैनेजमेंट लिखनी है। उसके बाद रीपरफ्यूजन करना है, अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है तो थ्रोम्बोलाइसिस करना है, उसको ब्रेक करवाना है। 4 to 5 आवर्स ऑफ द सिम्टम में होता है तो स्टार्ट कर देते हैं इसको। साथ ही एस्पिरिन स्टार्ट कर देते हैं 300 mg डेली। 375 की एक टेबलेट आती है तो हम 4 टेबलेट्स देते हैं। 75 mg की टेबलेट में आती है एस्पिरिन। उसके बाद पहले क्या करते थे, जितने भी स्ट्रोक वाले पेशेंट आते थे उनको हम सबको हेपरिन स्टार्ट करा देते थे विद 6 to 8 ड्रॉप रेट। लेकिन अब हमने ये पर मिनट, इसको हमने स्टॉप कर दिए। हेपरिन हर किसी में नहीं देना होता जब तक हमें पता ना चल जाए कि उसकी कॉज क्या है। हेपरिन को हम लेटर ऑन स्टार्ट करते हैं डीवीटी प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन उसमें भी अगर ब्लीडिंग कॉज थी तो हम उनको नहीं देते। कोई कोगुलेशन एबनॉर्मेलिटी है तो उसको करेक्ट करना है क्लॉटिंग फैक्टर्स देके, ठीक है। और अगर कोगुलेशन एबनॉर्मेलिटी है तो हेपरिन नहीं देनी किसी भी हालत में। बाकी रिस्क फैक्टर्स जो भी हैं, रिस्क फैक्टर कुड बी कोलेस्ट्रॉल है, कुड बी डायबिटीज है, उन सबको कंट्रोल करना है। अगर कोलेस्ट्रॉल है तो उसके लिए स्टैटिन्स देनी है, ठीक है। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है उसकी तो उसको ओरल एंटीकोगुलेंट्स पे रखना है, लाइक वारफरिन, और उसकी INR 2 to 3 तक जा सकती है। फोर्थ जो है, हमने उसका कैरोटिड एंड आर्टरेक्टमी करनी है, एंजियोप्लास्टी करनी है। वो ऐसे करते हैं, ये देखो, एंडार्टेक्टमी होती है, सर्जिकली रिमूव करते हैं इनर लाइनिंग ऑफ एन आर्टरी विद ऑब्स्ट्रक्टिव डिपॉजिट्स। ये खोला, प्लाक भी निकाल लिया साथ, ठीक है, और इसको स्टिच कर दिया। अगर स्टंट डालना है पेटेंट रखने के लिए तो स्टंटिंग भी कर दी। अब हमने कैसे किसी को, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन होती है, स्ट्रोक के बाद कॉम्प्लिकेशन होती है। कैन समबडी टेल मी एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्ट्रोक जो हमने पढ़ी थी? सबसे बड़ी तो सीजर्स है ना, जब एपिलेप्टिक सीजर्स पड़ेंगे कॉम्प्लिकेशन में तो उसके लिए एंटी कन्वल्शंस देने। लेटर ऑन कुड बी एंजाइटी डिप्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट। पेनफुल शोल्डर बेड रेस्ट की वजह से तो फिजियोथेरेपी स्टार्ट करा देंगे। चेस्ट इन्फेक्शन क्यों हो रही है? चेस्ट इन्फेक्शन एक तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया होता है,
उसके लिए एंटीबायोटिक, फिजियोथेरेपी, चेस्ट एस्पिरेशन निमोनिया भी हो सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी हो सकता है। उसके लिए उनको लेफ्ट लेटरल पे लिटा के टर्न देके पीछे से कहते हैं चेस्ट पे थप थप करें ताकि सारी सिक्रीशंस जो है नीचे जाए उनकी। कॉन्स्टिपेशन के लिए हम इनको क्या देते हैं, लेक्टोलूज सिरप्स देते हैं इन पेशेंट को। यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकती है तो कैथेटराइजेशन ना की जाए या फिर एंटीबायोटिक्स। प्रेशर सोर्स को प्रिवेंट करने के लिए यस ब्रेन फंक्शन इफेक्टेड, कफ रिफ्लेक्स भी है और कुछ नीचे जा भी नहीं रहा, जब हम थूक निकलते हैं तब कुछ भी नहीं जा रहा उनका, कफ रिफ्लेक्स भी सप्रेस्ड है। प्रेशर सोर्स जो है, प्रेशर सोर्स को प्रिवेंट करने के लिए उनको करवट दिलानी है। डीवीटी के लिए हमने क्या करना है, पहले हेमरेज को एक्सक्लूड करना है, उसके बाद हेपरिन देते हैं उसको हाई रिस्क पेशेंट पे, और उनको कहते हैं मोबिलाइज करें अगर चलना फिरना शुरू कर देते हैं। A 28-year-old female is a known case of rheumatic heart disease on regular prophylactic monthly injection of benzathine penicillin presented in ER with sudden onset of weakness of right half of the body. On examination, her pulse is irregularly regular, rate 130 है, BP 120/80 normal है, mid diastolic murmur at mitral valve. What is the comprehensive diagnosis? ठीक है, it's a stroke और ischemic stroke है, but you will have to see CT first. और क्या चीज है इधर, AFib आइडेंटिफाई किया है इसमें, AFib की वजह से एम्बोलिज्म हुआ है उसमें, ठीक है, ड्यू टू rheumatic heart disease, AFib causing embolic stroke. Even if you write stroke, that is perfectly fine. CV infarction हुई है, this is stroke. What further investigations are required? किस order में करते हैं investigation और कैसे? सबसे पहले CT नहीं लिखना होता, CT brain पूरा लिखना होता है, CT brain non contrast. फिर उसके बाद सेकेंड इन्वेस्टिगेशन क्या करवाओगी, ECG तो कराओ इसकी, इको तो कराओ इसकी, MRI ब्रेन भी कराना है, इसमें फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल भी करानी होगी, HbA1c भी करानी होगी, पूरी बेसलाइन करानी है। बट इट्स बेटर इफ यू राइट फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, HbA1c इवेल्युएट करना है किसका, PT, APTT, INR, ये सारा हमने देखने के लिए हमारी थेरेपी पे इफेक्ट करेगा। आउटलाइन द मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट में आपने 2 हेडिंग्स बनानी है, सपोर्टिव की और स्पेसिफिक की। सपोर्टिव में क्या लिखेंगे, ABC, एयरवे, फिर उसके बाद देखना है कि उसकी SpO2 ड्रॉप ना करी हो, इसमें पल्स रेट वगैरह मॉनिटर करना है, NG डाल देनी है उसको, ठीक है, फोली पास कर देनी है, NG से उसके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, दवाई भी देनी है NG से, फिजियो करानी है, चेस्ट फिजियो भी करानी है और बॉडी की फिजियो भी करानी है। स्पेसिफिक मैनेजमेंट में क्या देते हैं हम, थ्रोम्बोलिटिक्स देते हैं, एस्प्रिन देंगे इस वाले केस में, साथ में IV मैनिटोल देंगे, IV मैनिटोल इन ऑल स्ट्रोक टू रिड्यूस सेरेब्रल एडीमा, हेपरिन देंगे आफ्टर चेकिंग के कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, और हेपरिन इस केस में देनी थी, अभी पड़ा है INR 2 to 3 तक रखना है जब हार्ट डिजीज नोन हो तो। उसके बाद हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर्स थे, हाँ उसमें भी थ्रोम्बोलिटिक, एम्बोलिक में भी थ्रोम्बोलिटिक देते हैं, थ्रोम्बोलिटिक IV थ्रोम्बोलिटिक्स देने, इस्कीमिक सब में थ्रोम्बोलिटिक्स देने, एस्पिरिन देनी है, IV मैनिटोल देनी है, हेपरिन देनी है आफ्टर चेकिंग। सर्जरी में हमारे पास क्या चीज थी, इंटरनल कैरोटिड एंड आर्टरेक्टमी, वेसल को खोल के सारा प्लाक रिमूवल करना है, साथ स्टेंटिंग भी कर सकते हैं। A 20-year-old girl who is known case of mitral stenosis is admitted in emergency room with history of sudden weakness of right heart of the body.
On examination he is conscious. Okay, girl थी या she नहीं होना चाहिए. She is conscious, having irregular pulse. Her BP is 110/70. Signs of upper motor neuron lesion are present on the right side. CT scan reveals hypodense area. Hypodense area का क्या मतलब होता है? What is the most probable diagnosis? Yes, hypodense का मतलब होता है ischemic. Ischemic is stroke आएगा. What is single most important investigation needed and why? सीटी उसने करा लिया, उसके बाद वाली इन्वेस्टिगेशन बताओ सिंगल मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है. शाबाश. इकोकार्डियोग्राफी करानी. क्यों करानी हमने इकोकार्डियोग्राफी? To find the source, cardiac source. Transesophageal echo to confirm the cardiac source. अब ट्रीटमेंट क्या करनी है इसमें? 4 steps of management. पहले आपने गुड केयर, बीपी कंट्रोल, वो सारा एबीसीडी, थ्रोम्बोलिटिक्स, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, आईवी मैनेटोल और इंटरनल कैरोटिड एंडार्ट्रेक्टमी. अगर देखो, 45-year-old painter while painting had a mild headache. His painting brush dropped suddenly from the hand, followed by weakness of right upper and lower limbs. On examination, pulse is 70, BP is 130/80. There is drooping of left upper eye, left pupil is dilated and not reacting to light. Power in the right upper limb is 3, right lower limb is 4/5. Tender reflexes are brisk on right upper and right lower limb. Right plantar reflex is extensor. What is the most likely diagnosis? Global ischemic stroke नहीं है ये. Ischemic stroke. And most likely involving PCA. जब भी आई के symptoms आएंगे तो it's PCA. और इसको स्पेशल चीज होती है, इसको कहते हैं हम वेबर सिंड्रोम. उसमें क्रेनियल नर्व 3 की पाल्सी होती है इप्सिलेटरल, और कॉन्ट्रालेटरल में हेमीप्लीजिया होता है. जब भी आई के सिम्टम्स आते हैं सब कुछ छोड़ के आई को देखना होता है. ये पीसी है. इस्कीमिक स्ट्रोक ड्यू टू पीसीए की. टू इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द डायग्नोसिस. What are the 2 investigations to confirm the diagnosis? Very good. Very good. एक तो कराओ CT ब्रेन नॉन कंट्रास्ट. दूसरी करानी है CT एंजियोग्राफी टू फाइंड द वेसल. कौन सी कल्प्रिट वेसल है? CT brain angiography. What would be the likely best treatment? दोबारा से सारा वही ट्रीटमेंट जो हम करते आ रहे हैं, वही ट्रीटमेंट करना है. Nothing special. A 23-year-old male, हाँ, thrombolytics देने. A 23-year-old male presents with complete flaccid paralysis of the right side. On examination, his pulse is irregular. ये AFib का है. On auscultation of the heart, there is faint murmur. What do you think is the most likely cause of paralysis? What do you think is the most likely cause of paralysis? अच्छा, ऊपर वाले सिनेरियो में कोई हार्ट की कॉज नहीं थी तो आपको 2 इन्वेस्टिगेशन कंफर्म करने के लिए एको या ईसीजी नहीं लिखनी थी. यस, एफिब होता है तो उसकी एम्बोलिक कॉज होती है, और सिंपल यू कैन राइट इस्कीमिक स्ट्रोक. वो भी बिल्कुल फुल मार्क्स है. अच्छा,
what one definitive test to confirm neurological problem? Please write complete CT brain non-contrast. उसके बाद name one definitive test to establish heart problem जिसकी AFib हो रही है. उसके लिए हम क्या करते हैं? How could you prevent stroke in patient with such heart diseases? कैसे prevent करते हैं इन लोगों में कि ना हो? Anti-arrhythmics नहीं देनी. इसमें आंसर है इसको कि हम इनको क्या रखते हैं, ओरल एंटीकोगुलेंट्स पे रखते हैं. विद INR कितने पे रखना होता है? नॉर्मल का 1 होता है, 2 to 3 तक जा सकता है इनका INR. AFib वालों बंदों को हमने ओरल एंटीकोगुलेंट्स पे रखना है. सबसे बड़ी बात तो होती है कि हम उनको एजुकेशन दें, पेशेंट को एजुकेट करें कि अगर आपको ये वाले है हार्ट की डिजीज तो यू आर मोस्ट लाइकली टू गेट अ स्ट्रोक. BP मॉनिटर करते रहें, इनके घर में इनको सिखा दें. उनको कहना है कि लॉन्ग टर्म एंटीप्लेटलेट थेरेपी होगी, फॉलो अप होंगे, और उसके बाद अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो उसको ओरल हाइपरग्लाइसीमिक दे, हाइपरलिपिडेमिक है तो स्टेटिन दे, बट विच इज लेस लाइकली इन 23-year-old. अगर कोई डेवलप करता है थ्रोम्बोसिस किसी में तो उसको कैरोटिड एंडार्टेक्टमी और एंजियोप्लास्टी करनी है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमने इसको ओरल एंटीकोगुलेंट्स पे रखना है विद INR 2 to 3. ये है सबसे बड़ी, ओरल एंटीकोगुलेंट्स विद INR 2 to 3 पे मेंटेन करना है इसको.